अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में मैं अपनी माइट्रल स्टेनोसिस की थी। तो माइट्रल स्टेनोसिस वो तो हमारी लास्ट वीडियो में हो गई, लेकिन उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ये है कि आपका जो है मतलब हमारा यहाँ पे ना काम होगा डिफरेंशिएट करना मरमर हमारा कौन सा है। तो अब ये देखें, आपका माइट्रल वाल्व जो है आपका वो हो गया स्टीनोज। लास्ट वीडियो के बारे में अगर बात की जाए तो अब उसमें क्या है, आपका जो है ब्लड नैरो पैसेज के थ्रू जा रहा है। तो आपका माइट्रल वाल्व ओपन होता है ड्यूरिंग डायस्टोल। तो आपका मरमर यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ आवर डायस्टोलिक मरमर। ठीक है, मतलब आपका हार्ट जो है नीचे से वेंट्रिकल आपका डायलेट कर रहा था, डैट केस आपका मरमर जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ डायस्टोलिक मरमर। लेकिन आज जो हम अपनी डिजीज़ स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ आवर मैट्रल रीगर्जिटेशन। अब माइट्रल वाल्व ये पहले मैंने आपको बताया हुआ है, मतलब राइट साइड पे आपका ट्राइकस्पिड होता है और इस साइड पे आपका होता है माइट्रल वाल्व लेफ्ट साइड पे। तो माइट्रल वाल्व जो है आपका ये आपका है यहाँ पे आपकी लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान। अब क्या हुआ, कोई भी ऐसी अबनॉर्मेलिटी आई जिसकी वजह से आपका क्या है, आपका माइट्रल वाल्व सही से बंद नहीं हुआ। बंद हमारा होता है ड्यूरिंग सिस्टोल। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका जो मरमर प्रोड्यूस होगा दैट इज़ आवर सिस्टोलिक मरमर। तो ये हम अभी आगे देखते हैं, हमारा मतलब सिस्टोलिक मरमर है तो ये आपका किस तरह का होगा, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो अब हुआ क्या, आपका सिर्फ जो है ना माइट्रल वाल्व सही से बंद नहीं हुआ। डैट केस में आपका क्या होगा, ब्लड आपका वेंट्रिकल से चला जाएगा एट्रिया के अंदर। रिगर्जिटेशन का क्या मतलब है, आपका ब्लड जो है ना वेंट्रिकल से चला गया एट्रिया के अंदर। तो अब क्या हुआ इस केस में, आपका जो है ना ब्लड वेंट्रिकल से गया एट्रिया में, यहाँ पे आपका ब्लड ज़्यादा बढ़ गया। तो अब क्या होगा, जब आप डायस्टोल में जाएंगे आपका जो ये कुछ ब्लड जो आपका एट्रिया के अंदर पहले से मतलब आपका रिगर्ज होके गया, कुछ आपका जो है लंग्स की तरफ से आपका ब्लड आ रहा है। तो आपका ओवरऑल क्या हो गया, आपका यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड हो गया। तो हार्ट इसके अंदर क्या करेगा, आपका एट्रिया जो है आप अपने आप को हाइपरट्रॉफिक भी कर सकता है, डायलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे ना अभी क्या हुआ, आपका वॉल्यूम ओवरलोड हो गया एट्रिया के अंदर आपका। तो जब डायस्टोल में आपका हट गया तो डायस्टोल में अब क्या होगा, ये जो ब्लड आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है ना ये सारा आपका चला जाएगा डायस्टोल में आपका वेंट्रिकल के अंदर। तो अब इस केस में क्या हुआ, आपका जो ऊपर से ब्लड था जो नॉर्मली आना था तो थोड़ा सा आना था, तो अब क्या हुआ, आपका कुछ ब्लड जो ऊपर गया वो भी आपका आया नीचे की तरफ। अब क्या होगा, आपके यहाँ पे पास वॉल्यूम ओवरलोड हो गया वेंट्रिकल के अंदर। वॉल्यूम ओवरलोड हुआ या फिर इसे हम कह सकते हैं हमारा जो है हमारा प्री लोड जो है वो हमारा बढ़ गया। अब ब्लड हमारा यहाँ पे आ गया ज़्यादा। हार्ट अपना क्या करेगा, यहाँ पे खुद को डायलेट करेगा, उसके बाद अपने आप को हाइपरट्रॉफिक करेगा। वॉल्यूम ओवरलोड के हार्ट मतलब अगेंस्ट हार्ट ने जो अपना काम करना है, डायलेट करना है खुद को, फिर हाइपरट्रॉफिक करना है अपने आप को, तो तभी मतलब ये कंपनसेट हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, आपका यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड हुआ, हार्ट आपका हाइपरट्रॉफिक हो गया, यहाँ से ऊपर से भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ, आपका यहाँ पे जो ब्लड है ना, मतलब थोड़ा सा पीछे की अगर बात कीजिए तो आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर बढ़ा अगर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका बैक फ्लो जो है ना हार्ट का ब्लड का सॉरी वो आपका बढ़ता रहेगा। ब्लड आपका बैक साइड पे बढ़ता रहा, पीछे हमारे लंग्स पड़े हुए हैं, लंग्स के अंदर ब्लड बढ़ता रहा। आपका जो पेशेंट है उसके अंदर लंग्स की प्रॉब्लम आएंगी, मतलब क्या वहाँ पे आपका एडिमा हो सकता है, वहाँ पे कंजेशन हो सकती है, कोई भी इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद अब क्योंकि ब्लड की आपके लंग्स वाली साइड पे बढ़ गया है, अब क्या है, जब आपका राइट वेंट्रिकल है उसने तो ब्लड भेजना लेफ्ट आपके लंग्स की तरफ, तो अब उसको ज़्यादा ब्लड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी बढ़ गई। अब आपका जो राइट वेंट्रिकल है ना वो भी आपका हाइपरट्रॉफिक हो जाएगा, मतलब वो भी आपका हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है क्योंकि उसको अब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज़्यादा आया यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, यहाँ से इसने अपने आप को डायलेट किया। डायलेशन के नतीजे में ये हो सकता है आपकी राइट साइड की हार्ट फेलियर आ सकती है इसके अंदर। तो वो बात की बातें हैं। अभी क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा ना बैक फ्लो इसके ब्लड हम बढ़ाई जा रहे हैं पीछे। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका ब्लड ज़्यादा आया, मतलब क्या कि आपका राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम आएगा। अब इधर कम आ रहा है तो मतलब इसका ये है कि आपका बैक साइड पे ब्लड यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। बैक साइड पे हमारी वेना केवास बढ़ी है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। तो अब क्या हुआ, वेना केवा के अंदर आपका ब्लड बढ़ा। अब इसकी वजह से आपका क्या आ सकता है, आपके अंदर राइट हार्ट फेलियर के साइंस आ सकते हैं, मतलब आपका ये पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा पेशेंट के अंदर, असाइटीज़ हो जाएगी। और उसके बाद ये आपका क्योंकि लंग्स के अंदर ब्लड बढ़ रहा है, वहाँ पे आपका एडिमा वगैरह आ रहा है, पेशेंट आपका जो है डिस्निया और ऑर्थोपनिया, उसके अलावा paroxysmal नक्टर्नल डिस्निया इसके साथ आपका प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारा था इसके अंदर थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। बाकी आपने अब याद ये रखना है कि आपका जो मरमर प्रोड्यूस होगा डैट इज़ आवर सिस्टोलिक मरमर। सिस्टोलिक में क्या हुआ, आपका क्या है, ये जो है ना आपका मतलब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हुई जिसकी वजह से आपके ये बंद सही से नहीं हुए, बंद सही से नहीं हुए, इनके अंदर कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपका मतलब कोई हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब अच्छा इसमें यह है कि आपका जो वॉल्व होते हैं ना ये आपके अटैच होते हैं कॉर्डा टेंडिनीज के साथ, और उसके बाद ये आपके वेंट्रिकल के साथ अटैच होते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो आपके कॉर्डा टेंडिनीज को अफेक्ट कर दे, उसकी वजह से आपके सही से बंद नहीं होंगे। दैट इज़ आवर मतलब उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आपका रिगर्जिटेशन हो जाएगी, ब्लड आपका रिगर्ज कर जाएगा। तो ये सारी हम अब आगे देखेंगे। बाकी अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी
हाँ, ये थोड़ा सा ओरिफिस जो है हमारा कितना होता है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने पीछे अपने स्टेनोसिस में सारा कुछ देख लिया हुआ है। बाकी अभी हम बात करें यहाँ पे अपनी कॉजेज़ की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है ना इसकी, वो है हमारी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। अब प्रोलैप्स में क्या होता है, आपके कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई एक साइड पे कस पे भी या फिर दोनों पे, तो उसमें क्या हुआ, आपका जो है नॉर्मली इसने ऐसे बंद होना है ना, अब क्या हुआ ड्यूरिंग सिस्टोल ये बंद नहीं हुआ, आपका एक वाल्व ऊपर की तरफ निकल गया, मतलब आपका एट्रिया के अंदर चला गया। प्रॉब्लम हो सकती है आपके कॉर्डा टेंडिनीज में, उन्होंने इसको किसी काबू नहीं किया बंद होने के, मतलब उन्होंने उसके अंदर स्ट्रेच नहीं आया, इस तरह की कोई भी चीज़ आपका बाहर चला गया, एट्रिया के अंदर चला गया, बल्जिंग होगी आपके, ये क्या कहते हैं इसकी कस्प की इनटू एट्रिया, वो आपका हो गया माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, और ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके अलावा डायलेशन, अब डायलेशन जो है ये हमारी कहाँ पे हो सकती है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डायलेशन हो गई। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मली ये था, यहाँ पे आपके यूं करके कस्प बंद हो रहे हैं, वहाँ पे आपका क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका डायलेट कर गया। अब क्या हुआ, कस्प तो इतने ही है, कस्प तो नहीं ना बढ़े, अब क्या हुआ डायलेट हुआ, कस्प सही से क्लोज नहीं हुए तो रिगर्जिटेशन हो गई, डायलेशन में हो गया। या फिर आपका ये मतलब वेंट्रिकल की डायलेशन हो गई, या फिर आपके माइट्रल रिंग की डायलेशन हो गई, माइट्रल रिंग आपका इसके साथ साथ डायलेट हो जाएगा, तो भी आपकी जो है ये रिगर्जिटेशन आ जाएगी। अब ये किस केस में हो सकता है, ये हमारा हो सकता है कार्डियोमायोपैथीज़ में, और उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी में, और उसके अलावा आपका जो है ना ये करोनरी आर्टरी डिजीज़ कोई भी आ जाए, इस्कीमिया हो जाएगा उस केस में, और आपका पेशेंट जो है ये डायलेशन की तरफ चला जाएगा। उसके अलावा डैमेज आ जाए पेशेंट के अंदर, वही मैंने आपको पहले बता दिया, कस्प्स आपके जो हैं वो डैमेज हो गए, या फिर आपके कॉर्डा टेंडिनी जो है वो आपके डैमेज हो जाए, तो आपका पेशेंट जो है वो रिगर्जिटेशन की तरफ चला जाएगा। अब ये कब हो सकता है आपका डैमेज, डैमेज आपका हो सकता है या फिर आपके यहाँ पे कोई भी मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुई है इसके अंदर, उसकी वजह से आपकी मतलब वहाँ पे डायलेशन हो गई, आपका डैमेज कर रहे हैं वहाँ पे आपके हार्ट ये कस्प्स को, या फिर आपके कॉर्डा टेंडिनीज को, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकती है इसके अंदर, या फिर आपका रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये हमने पहले डिसीज़ मतलब डिस्कस कर ली हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसमें देख लें। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हुई, डैमेज उन्होंने किया, आपका पेशेंट चला गया रिगर्जिटेशन की तरफ। या फिर इस्कीमिया या इन्फॉक्शन हुई, वही मैंने आपको पहले बता दिया, इस्कीमिया हुई, इन्फॉक्शन हुई, ब्लड आपका वहाँ पे सही से नहीं जा रहा, वहाँ का आपका जो है एरिया है वो आपका डेड होना शुरू हो जाएगा। अगर ये आपका कस्प वाला एरिया है या फिर वहाँ का एरिया जहाँ पे आपके कॉर्डा टेंडिनीज हैं, तो आपका पेशेंट रिगर्जिटेशन की तरफ चला जाएगा। कंजस्टिव हार्ट फेलियर है पेशेंट के अंदर, क्या हो रहा है, आपका ब्लड ज़्यादा आ रहा है कम जा रहा है, आपका पेशेंट डायलेट ज़्यादा उसका वेंट्रिकल होता रहेगा, आपका पेशेंट चला जाएगा किसके अंदर, रिगर्जिटेशन के अंदर। या फिर आपकी ये कार्डियो जो है मतलब आपकी ना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपका यही बात हो गई, आपका जो है आपका वेंट्रिकल डायलेट कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके कस्प दूर हो जाएंगे और आपका रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ की कॉजेज़ में। बाकी अगर सिम्टम्स की बात की जाए, अब क्या हो रहा है, आपका ब्लड जो है बैक फ्लो भी बढ़ रहा है उसका, और आगे भी उसका कम आ रहा है। अब बैक फ्लो बढ़ेगा तो सबसे पहले तो आपका पेशेंट चला गया ना ये लंग्स की तरफ, मतलब ब्लड आपका गया तो लंग्स की प्रॉब्लम आएंगी। उसमें क्या हो सकता है, आपका पेशेंट डिस्निया, आपकी वहाँ पे मतलब पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, डिस्निया हो गया, ऑर्थोपनिया हो गया, और उसके बाद पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। अब डिस्निया क्यों हुआ हमारा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड वहाँ पे आपका ज़्यादा बढ़ गया। ऑर्थोपनिया क्या है, आपका मतलब पेशेंट जो है ना लेइंग पोजीशन में गया, और आपका वहाँ पे वेनस रिटर्न क्योंकि बढ़ा अब इसमें, तो आपका पेशेंट उसके अंदर डिस्निया उसके अंदर और ज़्यादा हो गया, लेइंग पोजीशन में हो गया। या फिर पेशेंट आपका उठ गया डिस्निया की वजह से, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, पल्मोनरी कंजेशन होगी इसके अंदर। या फिर आपका पेशेंट जो है उसके अंदर अब क्या हो रहा है, अच्छा इसका भी ना बैक फ्लो की सारी देख लेते हैं। अब ये हो सकता है आपका राइट वेंट्रिकल जो है वो आपका हाइपरट्रॉफिक हो जाए, उसकी वजह से अब और बैक फ्लो बढ़ेगा। अब आपका पेशेंट जो है उसके अंदर असाइटीज़ और पेरिफेरल एडीमा भी आ जाए, ये भी दोनों आ जाएंगे। मतलब आपका क्योंकि बैक फ्लो बढ़ रहा है, वहाँ पे आपका ब्लड स्ट्रेसेस ज़्यादा हो रही है, तो आपकी वहाँ पे जो है एडीमा वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट हार्ट फेलियर के साइंस आना शुरू हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, ये तो हो गए बैक साइड के। अब आगे की बात करें, अब क्या हो रहा है, आपका वेंट्रिकल सही से मतलब जब उसने सिस्टोल किया, अब क्योंकि ब्लड सही जा नहीं रहा, कार्डियक आउटपुट आपकी यहाँ पे हो गई कम, कार्डियक आउटपुट कम हुई। अब आपके मतलब जो बॉडी है उसके पास ऑक्सीजन कम आ रही है, तो आपका बॉडी चली जाएगी किसकी तरफ, फटीग की तरफ। कार्डियक आउटपुट कम है, ऑक्सीजन कम आ रही है, आपका मतलब फटीग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा पाल्पिटेशंस, मतलब एक जो पेशेंट है ना वो कहेगा आपको कि मुझे ना अपने हार्ट की जो है ना यूँ लगता है कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मतलब अब पाल्पिटेशन होता है आपका, मतलब आप खुद जानते हो कि आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपकी पाल्पिटेशन है। और उसके अलावा ये मतलब हो गया आपके मतलब जो पेशेंट आपको खुद बताएगा, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी साइंस की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, आपकी जो है एपेक्स बीट ये आपकी डिस्प्लेस कर जाती है। मतलब क्या है इसका,
इसका ये है कि अगर आपकी नॉर्मली आपकी आ रही है ना 4th या 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लेफ्ट साइड पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी बीट जो है वो आगे डिस्प्लेस कर जाएगी, 6th या 7th इंटरकोस्टल में आपको आ रही होगी, डिस्प्लेस हो गई आपके पेशेंट, क्योंकि इसके अंदर जा रहा है कार्डियोमेगैली की तरफ, तो कार्डियोमेगैली की वजह से ये आ गया। या फिर आपका जो पेशेंट है, अब ये वाला इसके अंदर ना हॉल मार्क है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका होलो सिस्टोलिक मर्मर। क्या है आपका, मतलब ड्यूरिंग ऑल सिस्टोल आपका जो है ब्लड वो आपका, क्योंकि रिगर्ज होता रहेगा, जितनी देर सिस्टोल होता रहेगा उतना देर आपका रिगर्जिटेशन होती रहेगी, तो आपको ऑल सिस्टोल में आपको मर्मर आएगा, होलो सिस्टोलिक मर्मर। और उसके अलावा ये हमारा, क्योंकि S1 हमारा प्रोड्यूस होता है जब आपके क्लोज होते हैं माइट्रल और उसके बाद ट्राइकस्पिड, तो ये अब आपका जो माइट्रल वाल्व है ये आपका सही से क्लोज नहीं हो रहा, आपका S1 सॉफ्ट हो जाएगा, सही क्लोज ही नहीं हुआ आपका। उसके बाद बैक साइड पे ब्लड बढ़ रहा है आपका, आपकी JVP बढ़ जाएगी, आपकी रेस JVP आ जाएगा पेशेंट के अंदर। और उसके बाद ये हाँ होलोसिस्टोलिक मर्मर आपका एक्जिला की तरफ रेडिएट कर जाता है, रेडिएट टू एक्जिला, और ये आपका सम टाइम थ्रिल के साथ भी आपका प्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब आप हाथ लगाएंगे तो वहाँ से आपको फील हो रहा होगा ये आपका। उसके बाद अगर बात करें हम अपने पेशेंट की ये पल्स की, तो पेशेंट की जो पल्स आएगी वो आएगी बाउंडिंग पल्स। अब बाउंडिंग पल्स भी से कहते हैं, हाइपर डायनेमिक पल्स भी कहते हैं। क्या हो जाएगा आपकी, सम टाइम वीक पल्स आएगी, सम टाइम स्ट्रॉन्ग आ जाएगी, तो अचानक से मतलब एक ना आपको वहाँ पे ना फील होगी पल्स आई अचानक से, फिर गायब होगी, फिर आएगी, फिर गायब हो जाएगी, ये वाली चीज़। तो बाकी अब क्या है आपके मरमर के बारे में अगर बात की जाए, तो मरमर इसके अंदर क्या होगा आपका, बढ़ेगा कब, आपका ये जो मतलब आपका ब्लोइंग मरमर है ना, आपका ये जो रिगर्जिटेशन का मरमर है वही बात हो गई। तो अब क्या करें, या तो ब्लड यहाँ पे हार्ट के अंदर ज़्यादा लेके आ जाएं, तो ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा रिगर्ज होगा, ज़्यादा मरमर आएगा। या फिर आप ऐसे कर दें कि मतलब आप अपनी पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, मतलब आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ कंट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस होगी तो क्या हो जाएगा आपके, मतलब आगे कम जाएगा, पीछे ज़्यादा आपका चल जाएगा, रिगर्ज हो जाएगा, तो दैट केस में आपका मरमर आपका बढ़ जाएगा। अब आप ये सबसे पहले स्क्वेटिंग, आप पेशेंट की स्क्वेटिंग कराते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, मरमर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। लेइंग पोजीशन में जाते हैं, आपका वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न बढ़ा, आपके हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा आएगा, मरमर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपायरेशन में, अच्छा ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मैं बताना भूल गया था पहले भी, कि आपका जो है ना, अगर आपने राइट साइड के हार्ट की है उसकी अगर आपने कोई मतलब देखनी है नॉर्मेलिटी, वो आपको आएगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन में आपको लेफ्ट साइड की आएगी। अब इंस्पायरेशन में क्या होता है, आपका थोड़ा सा डिले आ जाता है इसके अंदर, आपके S2 के अंदर, तो उसमें क्या होता है आपका वहाँ पे ब्लड ज़्यादा आ रहा होता है, तो आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ कंट्रैक्ट करता है, तो आपको मतलब जो है ना आपका S2 जो है वो आपको ज़्यादातर उसके अंदर इंस्पायरेशन के अंदर अपने आप ये क्या कहते हैं इसे, राइट साइड के वॉल्व जो है ना उनकी अबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी। एक्सपायरेशन की बात करेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड की आएगी। एक्सपायर करवाया आपने, ब्लड आपका वैसे कम हुआ लेकिन आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड ज़्यादा जाएगा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड ज़्यादा गया, मरमर इंक्रीज़ हो गया, ब्लोइंग मरमर आपका इंक्रीज़ हो गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके जो MCQs आएंगे उसमें आपका ये मरमर बता देंगे कि किस तरह इंक्रीज़ हुआ, डॉक्टर ने उसका मरमर, मतलब उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसका ना स्क्वेटिंग करवाई, मरमर इंक्रीज़ हो गया। या फिर वो कह देंगे कि आपका रेडिया जो है ना एक्जिला की तरफ रेडिएट कर रहा है, या फिर आपका ये कह देंगे कि जो है ना उसके अंदर सॉफ्ट है S1, मतलब आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देंगे, तो आपने उसके अंदर से पिक करना होगा। बाकी ये हो गया आपके साइंस। इन्वेस्टिगेशंस की बात करवाएं, अगर हम पेशेंट की करवाते हैं ECG, आपकी लेफ़्ट साइड बढ़ रही है हार्ट की, राइट साइड बढ़ रही है, तो इसमें क्या ECG के अंदर आपको लेफ़्ट एक्सिस जो है वो आपका बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है, मतलब आपका क्या लेफ़्ट एट्रिया जो है वो आपका हाइपरट्रॉफिक है, या फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल आपका हाइपरट्रॉफिक है, आपको ECG के अंदर आ जाएगा। बाकी इसके अंदर ये चीज़ है कि आपका पेशेंट जो है ना उसके अंदर ब्लड क्योंकि एट्रिया के अंदर बढ़ रहा है, तो आपका पेशेंट जा सकता है इसके अंदर, एक तो होगी ना ये लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब आपका एट्रिया जो है ये क्या करेगा, मतलब इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हो गए पेशेंट के अंदर कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ चला जाए, तो आपको इस एट्रियल फिब्रिलेशन भी इसके अंदर नज़र आ सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, आपका हार्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, कंट्रैक्ट नहीं कर रहा होता आपका एट्रिया। अब चेस्ट एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का, वही बात होगी, आपको इसके अंदर क्या आएगी, कार्डियोमेगैली नज़र आएगी, वही बात होगी, ऊपर वाला लेफ्ट एट्रिया हाइपरट्रॉफिक आ जाएगा, वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिक आ जाएगा। इसके अलावा लंग्स की तरफ आपका ब्लड क्योंकि बढ़ रहा है, पल्मोनरी एडीमा आपको नज़र आ सकता है, पल्मोनरी एडीमा। इसके अलावा क्या है, पल्मोनरी कंजेशन वगैरह, ये वाली सारी आपको नज़र आ सकती हैं, कंजेशन या फिर एडीमा। तो इसके बाद आगे बात करते हैं हम अपनी ये ईको की।
अच्छा इको जो है ना इसके अंदर ये है आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट, बेस्ट मतलब आपको जो है ना आप जल्दी जल्दी से करवाएंगे पेशेंट की, आपको सारी इसके अंदर अबनॉर्मेलिटी नज़र आ जाएगी, आपका डायलेटेड एट्री आपको नज़र आ जाएगा, वेंट्रिकल आपका डायलेटेड नज़र आ जाएगा, एबनॉर्मेलिटी आपके वाल के अंदर जो चीज़ है वो आपको सारी नज़र आ जाएगी इको के अंदर। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है ना, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, वो तकरीबन ज़्यादातर जो होती है ना हमारी ये वाल्व्स की डिजीज़, वो हमारा होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो आपने पेशेंट का कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाया, उसमें आपको मतलब और भी ज़्यादा डिटेल के साथ कहाँ से है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, वो आपको सारा नज़र आ जाएगा। तो ये सारा हो गया इसके अंदर। बाकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपने आप इसमें क्या हो रहा है, आपका ब्लड जो है ना प्री लोड, मतलब आपका जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है वो आपका बढ़ रहा है, मतलब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो आ रहा है ना, एट्रिया के अंदर जो रिगर्ज हुआ वो भी आ रहा है, साथ उसके साथ पल्मोनरी साइड से भी आ रहा है, तो आपका प्री लोड बढ़ रहा है। इसकी वजह से आगे ब्लड क्योंकि कम जा रहा है, तो वो मतलब बात वही होगी कि आपका आफ्टर लोड बढ़ रहा है। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर आपने ऐसी कोई काम कर देना जिसकी वजह से आपका प्री लोड भी बढ़ जाए, कम हो जाए सॉरी, और आपका आफ्टर लोड भी कम हो जाए। तो आपकी जो एस इनहिबिटर्स होती हैं ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी इसके अंदर। अब इसकी क्या वजह है, ये आपके दोनों प्री लोड को भी कम करती हैं और उसके साथ साथ आपका आफ्टर लोड भी कम करती हैं। तो आपने पेशेंट को एस इनहिबिटर दे दिया। अच्छा एस इनहिबिटर का वही बात होगी कि इसके अंदर इसका साइड इफेक्ट होता है, पेशेंट जो है वो ड्राई कफ स्टार्ट कर देता है, तो आपने पेशेंट को दे देना है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। बाकी वही बात हो गई इसके अंदर एसिप्रिल्स, वो मैंने पहले आपको बताया था कि मतलब आपकी वो ड्रग्स जिनके एंड पे प्रिल्स आ जाए वो आपके एस इनहिबिटर, और जिनके एंड पे टन्स आ जाए, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, इस तरह की सारी डिजीज़ वो आपकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। बाकी डायूरेटिक आपके फ्रोसमाइड वगैरह ये आपके क्या कर देंगे, वॉल्यूम को कम कर देंगे ब्लड के अंदर, तो आपका पेशेंट जो है उसके अंदर मरमर उसका ठीक हो जाएगी, इससे सिम्टम्स वगैरह जो है वो उसके ठीक हो जाएंगे। बाकी क्या है, आपका जो है पेशेंट जा रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ, तो आपने क्या किया, डाइजॉक्सिन दिया, आपने वेंट्रिकल का रेट उसका ठीक रखा, उसके साथ साथ आपने उसको एंटीकोगुलेंट्स दे दिए। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आप देंगे जब आपका एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो एंटीकोगुलेंट है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेसिस हो रही है ज़्यादा ब्लड की, तो कोगुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं आपका, तो आप इसके अंदर उसको साथ साथ एंटीकोगुलेंट भी देंगे। बाकी वही बात आ गई, जब तक आपका वाल ठीक नहीं होगा, आपका सिम्टम्स ठीक नहीं आएंगे सही से बिल्कुल, तो आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसके अंदर क्या है, मिट्रल वाल जो है ना उसकी रिप्लेसमेंट या फिर उसकी जो है ना जो भी अबनॉर्मेलिटी है उसको आपने ठीक करना है। बाकी अब सर्जरी की बात की जाए यहाँ पे, तो आपका पेशेंट आपके पास वही बात है कि दो चीज़ों के साथ आपका प्रेजेंट कर सकता है, या तो वो सिम्टोमेटिक है या फिर एसिम्टोमेटिक है। अब क्या है, इसके अंदर रिगर्जिटेशन भी इसके अंदर सवेयर है साथ साथ। अब आपका एसिम्टोमेटिक है, तो फिर आप मतलब सर्जरी हमने कब करनी है, कब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका वेंट्रिकल जो है ना लेफ्ट वाली साइड का, उसके अंदर डिसफंक्शन आ जाए, मतलब क्या कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो आपका हो जाए कम, और वो कितना कम हो जाए, 60% से कम आ जाए। आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन आ गया, इजेक्शन फ्रैक्शन 60 से कम आ जाए, आपकी ये मतलब इंडिकेशन है आप इन पेशेंट की अब सर्जरी करनी है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डायमीटर जो है ये इसका बढ़ जाए, मतलब डायमीटर बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट जो है डायलेट करता जा रहा है। तो अगर ये आपका हो जाए मोर देन 45 मिलीमीटर, आपने पेशेंट की सर्जरी करनी है। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए पेशेंट के अंदर, मतलब क्या पल्मोनरी जो है जो आपकी सिस्टोलिक होता है ब्लड प्रेशर, वो आपका हो जाए पल्मोनरी सिस्टोलिक, तो वो अगर आपका हो जाए मोर देन 50 mmHg, तो आपने पेशेंट की सर्जरी करनी है। या फिर इसके अलावा पेशेंट जो है वो आपका एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है लेकिन ये है एक्यूट ऑनसेट, मतलब अभी अभी हुई है, तो आपने पेशेंट की सर्जरी कर देनी है। अब सर्जरी में आपने क्या करना है, सर्जरी में आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, आप क्या कर दें, या तो रिपेयर कर दें या रिप्लेस कर दें। अब रिपेयर आपने किया, इसका क्या मतलब है, आपने मार्टरल वाल के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी, जहाँ से प्रॉब्लम थी, कस्प के अंदर प्रॉब्लम थी जहाँ पे थी, आपने उसको रिपेयर कर दिया। अब रिप्लेसमेंट में क्या है, रिप्लेसमेंट में ये है कि आपकी जो है ना, या आप प्रिजर्व कर सकते हो, कुछ उसका पार्ट रहने दो, या आप सारे का सारा पार्ट रिमूव कर दो। अब क्या हुआ, कोई भी ऐसी अबनॉर्मेलिटी है, आपका हार्ट मतलब जो वाल्व है ना आपका इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है, उसके अंदर थोड़ा बहुत ना ये अपरेटस में मसला है, मतलब आपका जो है कॉर्डा टेंडनीज वगैरह उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कर दो और बाकी के सारे का सारा वैसे का वैसे रहने दो। तो वो क्या हो गया आपका रिप्लेसमेंट विद प्रिजर्वेशन, मतलब इसके अंदर आपने पार्ट रहने दिया, या फिर आपने उसका जो है ना माइट्रल अपरेटस वो आपका पूरे का पूरा रहा, या फिर आपने उसका थोड़ा सा पार्ट रहने दिया। अब रिप्लेसमेंट में क्या है, मतलब रिमूवल के साथ इसमें आपने क्या करना है, आपने पूरे का पूरा जो उसका अपरेटस है ना माइट्रल वाल्व और उसके साथ साथ अपरेटस सारे को ख़त्म किया, और उसके साथ आपने जो है ना आर्टिफिशियल वाल्व यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया, या फिर मतलब कोई भी चीज़ जो है ना मतलब आपने रिप्लेसमेंट कर दी वहाँ पे सिंपल सी।
तो ये सारा था इसके अंदर। बाकी इस डिजीज़ के अंदर बाकी मैं ऐसे करता हूँ, फिर आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ एक दफ़ा आपकी फ़र्स्ट एड को। ये आ गई हमारी माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब ये क्या है, S1 आपका प्रोड्यूस होता है जब आपका माइट्रल और ट्राइकस्पिड आपका क्लोज होता है। यहाँ पे आपके माइट्रल और ट्राइकस्पिड हो गए क्लोज। अब क्या हुआ, आपके अंदर मरमर प्रोड्यूस हुआ, और ये S2 प्रोड्यूस हुआ जब आपका एओर्टिक और पल्मोनरी आपके क्लोज हुए। अब मरमर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टोलिक मरमर। अब हमें पता है हमारा सिस्टोल होता है S1 और S2 के दरमियान में सिस्टोल हो रहा है। अब ये क्या हुआ, जब आपका क्लोज हुआ इसके बाद आपका डायस्टोल हुआ। अगर डायस्टोल में आएगा तो वो आपका स्टीनोसिस का आएगा, माइट्रल स्टीनोसिस का। इसमें आएगा क्या, आपका होलोसिस्टोलिक मरमर आएगा, ब्लोइंग मरमर होगा, हाई उसकी पिच ज़्यादा होगी, इस वजह से उसे कहेंगे। और उसके अलावा रेडिएट कर जाएगा एक्जिला की तरफ। और उसके बाद इस्कीमिया जो है ओफन ड्यू टू इस्कीमिया हो जाता है। इसके अलावा मतलब वही बात आ गई, आपका जो है ट्राइकस्पिड एरिया, अगर ट्राइकस्पिड का मरमर है तो ट्राइकस्पिड एरिया पे आपका ज़्यादा होगा। उसके अलावा अगर माइट्रल का मरमर है तो माइट्रल एरिया पे आपका ज़्यादा होगा। और उसके अलावा ये रोमैटिक हार्ट फीवर और उसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये भी आपके माइट्रल रीगर्जिटेशन या फिर ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन करवा सकते हैं। तो ये मैंने सारा तकरीबन उसके अंदर बता दिया था। बाकी हमारा ये था, हमने साथ साथ सिम्टम्स वगैरह भी देख लिया और उसके अलावा जो कुछ था वो हमने सारा देख लिया। बाकी अगर डिजीज़ के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।